आज मैम अवेलेबल नहीं है। आज मैम मैडम यस मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम। सरसामा जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। सरसामा, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। आप लोग मुझे बताएंगे आपका क्या सिनेरियो जा रहा था अभी, आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टैंड करें अभी, या किस सिनेरियो में आप लोग स्टडी करते हैं इस लेक्चर को। थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहेगा कोई आप में से। सर मेरा ये है कि मैंने काफ़ी क्लासेस ली हैं लेकिन बहुत तमाम क्लासेस नहीं ली हैं, कंप्लीट कोर्स नहीं लिया है। सो अभी हम फिलहाल डीप लर्निंग पढ़ रहे थे। डीप लर्निंग में कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था, और थोड़ा सा मुश्किल से नाम है उसका, कॉग्निटिव लर्निंग ऐसे कुछ नाम है। उसकी हमने थ्योरी देखी थी लेकिन मॉड्यूल ट्रेन करने नहीं देखा था। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि जिस तरह से आप 9 AM वाले सेशन में पढ़ाते हैं आप उसी तरह से अपने हिसाब से लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है हमें। हाँ, हमने डीप लर्निंग देखी हुई है, और जो बाइनरी लीनियर रिग्रेशन देखा हुआ है, मल्टीपल रिग्रेशन देखा हुआ है, और वो जो लॉजिक पर हम जो बॉडी लगाते हैं, मे बी उसको हम बाइनरी करके जो नाम होता है वो भी हमने देखा हुआ है। ओके, दैट्स गुड। ओके, बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन से फिर इस तरह करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, और अगर जरूरत पेश आई तो ऑन द स्पॉट ना मॉडल ट्रेन करके उससे प्रिडिक्शन भी करवा के हम देख लेंगे। या फिर रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि जिस तरफ आप लेक्चर को मूव ऑन करवा के जाना चाहें। बेसिकली फुल फ्लैज्ड होगा मशीन लर्निंग के रिलेटेड। मैं आपको ना आज के रिलेटेड हमारा डिस्कशन होगी, वो डीप लर्निंग जहाँ से मैम ने उनको आपको करवाया होगा ना, अब वहीं से वही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे उस सिनेरियो का ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है कि वो किस सेंस में करवा रही थी उसका डीप लर्निंग का। तो बेसिकली आज जो आज जो मैं आपको करवाऊंगा, तो हम बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आप में से कोई बताना चाहेगा कि हम लीनियर रिग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं। मतलब कि हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, तो लीनियर रिग्रेशन हम किन केसेस में यूज़ करते हैं, या किस तरह का डाटा सेट हो कि हमें लीनियर रिग्रेशन यूज़ करनी पड़े। सर जब हमारे पास एक डिपेंडेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब आपके पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तब आप लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, और जब आपके पास मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तब आप मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हैं। ओके, कोई और बताना चाहे इसको। जी, आप में से कोई और करना चाह रहा है इसको डिस्कस, कि ये लीनियर रिग्रेशन मतलब कि इन्होंने बताया है लेकिन इसमें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि गलत बता दिया था। तो आप में से कोई इसको करेक्ट करना चाह रहा हो कि लीनियर रिग्रेशन हम किन केसेस में यूज करते हैं या क्यों यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन। जी जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। आई एम नॉट श्योर बट ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता होगा शायद। बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जहाँ पर होती हैं तो वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल होता हो। बाइनरी क्लासिफिकेशन, नहीं नो, वो दूसरी सर तरफ चला जाता है। जब हमें कुछ चीज़ों के दरमियान मॉडल जो है हमारा वहाँ पे एक स्पेसिफिक रिलेशन देखना हो। चीजों के दरमियान रिलेशन देखना हो, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम ओवरऑल मशीन लर्निंग में ना करते यही है कि हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान ही रिलेशन देखते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के केसेस होते हैं कि जिसमें हमें ये कंफर्म करना होता है कि हम इस पे लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करेंगे, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हैं, या पोलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आई थिंक सो, शायद आप पहले ये कभी डिस्कस किया था आप में से किसी ने कि ये लीनियर रिग्रेशन के बिहाइंड मैथ जो वर्क करती है, या मैं वो फिर उसको डिस्कस कर लेता हूँ साथ आपके ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ। यस सर, हमने इस सेशन में नहीं किया लेकिन आपके साथ पढ़ा था। ओके, तो आप बताना चाहेंगे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ओवरव्यू देना चाहेंगे आप? यस सर, हमने स्लोप, उसमें जो हम मॉडल लग रहा होता है पीछे स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके थ्रू रिलेशन निकाल रहा होता है। ओके,
दैट्स गुड। बेसिकली लीनियर इंटीग्रेशन ना हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास ना डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। अब हमारे पास जो डाटा होता है ना वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में होता है, मतलब कि हमारे पास लीनियर डाटा होता है, बाइनरी डाटा होता है, नॉन लीनियर डाटा होता है, या कर्व की फॉर्म में डाटा होता है। हमारा जो डाटा सेट है ना वो हमें बताता है कि हमने कौन सा मॉडल यूज करना है कि कौन सा यूज नहीं करना। बेसिकली हमारे पास ना दो तरह के डाटा पॉइंट्स होते हैं, ये इस चीज़ का आपको सबको पता होगा कि डिपेंडेंट डाटा पॉइंट्स और इनडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट डाटा पॉइंट्स वो होते हैं कि जो हमारे पास प्रिडिक्शन आ रही होती है, जो हमने प्रिडिक्ट करना होता है। अगर मैं इसको लिख के बताऊं हमारे पास कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके मैं इक्वेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एम एक्स एंड प्लस सी, अगर आप इसमें देखते हैं, अब हम अगर कोई x की वैल्यू पुट करते हैं ना तो हमें फिर जाके y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। हमें इसके बगैर, x के बगैर y की वैल्यू नहीं मिल सकती। हमें ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब कि x हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो x होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन y डिपेंडेंट होगा। y किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, y x पे डिपेंड कर रहा है। जब तक x की वैल्यू हम नहीं देंगे ना हमें y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बेसिकली y हमारा क्या होगा, y हमारा इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, किस पे डिपेंड कर रहा होगा, x पे। अब x में हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप हार्ट अटैक के अगर डाटा सेट को स्टडी कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, फैट, इंसुलिन लेवल, मुख्तलिफ फैक्टर्स होंगे जो डिपेंड कर रहे होंगे कि आपको हार्ट डिजीज है कि नहीं है। वो सारे फैक्टर्स जिन पे आपका y डिपेंड करता है ना, वो सारे हमारे पास ना डिपेंडेंट डाटा सेट में आते हैं, इंडिपेंडेंट डाटा सेट में आते हैं या x में आते हैं। लेकिन जो हमने प्रिडिक्शन लेनी होती है मॉडल से वो हमारे पास आता है डिपेंडेंट में। और वो मॉडल किस पे प्रिडिक्शन डिपेंड करी होती है, हमारे इंडिपेंडेंट डाटा पॉइंट्स पे। बेसिकली जब डाटा हमारे पास ना कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, उस केस में, पर्टिकुलर केस में हम सिर्फ लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। कंटिन्यूसली चेंज होने से क्या मुराद है कि हमारे पास ना लीनियर स्लोप होती है। हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, लीनियर स्लोप होती है। आपको पता है कि इसकी इस लाइन के थ्रू हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है और यहाँ पे हमारे पास वाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम डाटा पॉइंट से स्टडी करते हैं, ये डाटा पॉइंट आ गया हमारे पास, ये लाइन आ गई हमारे पास, यहाँ इस तरह ये लाइन आ गई। तो आपने देखा जैसे जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ इस तरफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उस तरह वाई की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। और हमारे पास इस तरह के डाटा पॉइंट्स कुछ क्रिएट हो रहे हैं, इस तरह के क्रिएट हो रहे हैं, इस तरह हमारे पास एक लीनियर लाइन बन जाती है कंप्लीट। बेसिकली जब हमारे पास डाटा ना कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा होगा हमारे पास, वैसे वैसे वाई इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लीनियर रिग्रेशन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। अब लीनियर रिग्रेशन का तो हमने देख लिया किस केस में यूज करते हैं, और इसी के रिलेटेड एक और चीज भी है हमारे पास कि हम बाइनरी हम, आपने पढ़ा होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या जो अभी इन्होंने सर ने एक ने अभी कहा था कि हम ना बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। असल में बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं करते, हम उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास डाटा पॉइंट्स ना यहाँ तो नीचे की तरफ होते हैं कुछ, या ऊपर की तरफ होते हैं। हमारे पास दो पोजीशन पे डाटा पॉइंट्स होते हैं और हमारे पास उसका जो ग्राफ बन रहा होता है ना वो सिर्फ इस तरह का बन रहा होता है, एस शेप का ग्राफ। ये वाला हिस्सा हमारे जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वाला वन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली ये काम है जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते हैं। अब हमारा डाटा सेट चेंज हुआ, हमारे मॉडल चेंज हो गया, क्योंकि हमारा जो मॉडल है ना वो बाइनरी सर्च पे ना हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल वर्क नहीं कर सकता। अब कोई बताना चाहेगा आप में से कि हम लीनियर रिग्रेशन लिए हम क्यों यूज नहीं कर सकते। सर यहाँ पे 0 1 इस्तेमाल हो रहा होता है। लीनियर रिग्रेशन आपको यस और नो में आंसर नहीं देती है, वो सिर्फ और सिर्फ यस इंटीजर पे इस्तेमाल होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, जी आपने कुछ हद तक सही कहा इसका। बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया ना कि लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो अगर हम ना कोई बाइनरी क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम्स को लीनियर रिग्रेशन के थ्रू सॉल्व करने की ट्राई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 0 1 की फॉर्म में डाटा तो आ जाएगा, एज इट इज इशू नहीं होगा, 0 1 की फॉर्म में आएगा, लेकिन क्या होगा, -0.05, 1.5, 1.25, 0.25, एग्जैक्ट ना जीरो मिलेगा हमें, एग्जैक्ट ना वन मिलेगा। हमें जीरो के राउंड अबाउट वैल्यूज मिलेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली डाटा चेंज हो रहा होता है। तो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन वाले डाटा सेट पे अपना लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करेंगे ना तो हमें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए हम पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ओवर इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला इसका होता है 1/1 प्लस ई इंटू माइनस वाई, माइनस इसमें वाई का रिप्रेजेंट करा है, वाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेसिकली यहाँ ये आके हमारे पास ना फॉर्मूला चेंज हो जाता है यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में। वो होता है क्या है बेसिकली, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इटसेल्फ का कोई चीज नहीं है, हमारे पास डेरिवेशन है लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन को हम मॉडिफाई करते हैं ना तो हमारे पास वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन जाता है। तो वो हमें ना जितने भी डाटा सेट्स होते हैं ना जो जीरो के राउंड होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली वर्क करता है। लेकिन इशू ये आता है कि अगर हमारे पास डाटा हो तो ये क्या कहते हैं कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो लेकिन लीनियरिटी के साथ चेंज ना हो रहा हो, तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे? 0 1 की फॉर्म में डाटा नहीं है, डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई में भी चेंज आ रहा है, जैसे जैसे एक्स में चेंज आ रहा है वाई में भी चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज लीनियर नहीं है जैसे लीनियर रिग्रेशन के केस में होता है। तो इस तरह के केसेस सर में हम हम क्या कर सकते मल्टीपल रिग्रेशन इस्तेमाल करेंगे। हैं? नो, मल्टीपल में भी लीनियर डाटा चेंज हो रहा था, हमारे पास लीनियर ग्राफ बनता है मल्टीपल में भी। फिर सर मुझे आइडिया नहीं है इसके बाद उसमें क्या करेंगे। आप लोगों ने पोलिनोमियल रिग्रेशन स्टडी किया हुआ है पहले? सर मैंने नहीं किया, क्लास में हुआ हो तो उसका मुझे आइडिया नहीं। ओके, कोई और आप में से डिस्कस करना चाहेगा इस चीज को कि हमने किया है और हम क्या करेंगे उस केस में अगर हमारे पास डाटा कंटिन्यूसली चेंज तो हो रहा हो लेकिन लिनियरिटी के साथ चेंज ना हो रहा हो? कोई भी नहीं डिस्कस करना चाह? ओके चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर बेसिकली ना हमारे पास कुछ मान लें कि डाटा सेट ना, डाटा पॉइंट्स ना इस तरह से हैं कुछ, एक पॉइंट ऊपर है एक नीचे है फिर एक ऊपर नीचे, इस तरह के डाटा पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। अब इस तरह के केस में आप क्या कहते हैं कि वो तो ड्रॉ नहीं कर सकते लीनियर रिग्रेशन की लाइन, और लीनियर रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं तो डाटा पॉइंट्स पे फिट ही नहीं आती, कोई डाटा पॉइंट ऊपर है कोई नीचे है। तो मतलब है कि डाटा तो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वाई तो चेंज हो रहा है लेकिन लीनियरिटी के साथ चेंज नहीं हो रहा है इस तरह के केसेस में। तो इस तरह के पर्टिकुलर केसेस में क्या करते हैं फिर हम पोलिनोमियल रिग्रेशन की मदद लेते हैं। मतलब जब इस तरह के हमारे पास केसेस आ जाते हैं ना तो हम इसमें पोलिनोमियल रिग्रेशन यूज करते हैं। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है हमारे पास पोलिनोमियल रिग्रेशन का, जिसमें हमारे पास ना कर्व बन रही होती है, नॉन लीनियर डाटा होता है। और पोलिनोमियल रिग्रेशन का आपको अगर मैं इसके बिहाइंड मैथ या कौन सा फॉर्मूला वर्क करता है वो भी बताऊं तो हमारे पास क्या होता है कि m की पावर 1 x की पावर 1 प्लस अगर m की पावर 2 x की पावर 1 और इसके ऊपर स्केयर, ये हमारे पास जो m है ना हमारे पास ये असल में कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है ना वो उसका कोफिशिएंट कहलाती है। हमारे पास इसकी कोफिशिएंट की जो वैल्यू चेंज होती जा रही है जैसे जैसे बेस में पावर चेंज होगी ना कोफिशिएंट की, जैसे जैसे बेस चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास हमारे जो साथ वाला वेरिएबल है उसकी पावर चेंज होगी। और ये मूव ऑन करता करता जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा कि m ऑफ n सिंपली x1 x हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट डाटा है, तो x तो हमारे पास वही रहेगा, x नहीं चेंज होगा हमारे पास, लेकिन इसकी पावर चेंज होती जाएगी। बेसिकली ये हमारे पास पोलिनोमियल रिग्रेशन होता है। और इसमें पोलिनोमियल रिग्रेशन की ना मुख्तलिफ डिग्रीज भी होती हैं हमारे पास, जो बेसिकली इसकी एक्यूरेसी को चेंज हमारे पास ना डील करती है कि पोलिनोमियल रिग्रेशन में उसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करती है या हमारे मॉडल को फिट करती है ज्यादा अच्छे से हमारे डाटा सेट पे। ये हमारे पास ना पोलिनोमियल रिग्रेशन आता है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि हम मुख्तलिफ लीनियर रिग्रेशन के केस में या पोलिनोमियल रिग्रेशन के केस में एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? कोई डिस्कस करेगा आप में सर से? नो आप आइडिया। में कोई आइडिया हो? आइडिया सर। नो आइडिया, ओके। लॉजिस्टिक के केस में आप लोगों ने एक्यूरेसी फाइंड की थी? अगर आप में से कोई रेगुलर सेशन लेता हो मतलब, क्योंकि फिर मैं अगर जनरल ओवरव्यू दे दूंगा ना मतलब फिर मैं उस लिहाज से अपना क्या कहते हैं कि बताऊंगा। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर वाकई अगर बताया हुआ है लोग कितना आइडिया आप लोगों को, इसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सर आप जनरल ओवरव्यू देते हैं। नहीं वो थोड़ा डीप में हो जाएगा, अगर आप लोगों ने नहीं किया ना तो मुझे ज्यादा सर बेसिक से वैसे स्टार्ट। क्लास में भी कोई भी ऐसे नहीं है जिसने शुरू से तमाम क्लासेस ली हों।
यस। ओके, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। लेकिन बेसिकली हमारा जो हमारे ज़्यादातर पास ना, फोकस था, जी सॉरी सर, हमारा जो ज़्यादातर फोकस था वो हमने टेंसर्स और मैट्रिसेस और एरेज वेक्टर्स और इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज थी उनको हमने शुरू में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने ये जो सारी चीज़ें हैं हमने ज़्यादातर इसकी थ्योरी पढ़ी है, मॉडल्स हमने कम ट्रेन किए हैं। ये और नोटबुक्स हैं वैसे इसी चैनल में आप उसे भी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। कैगल से डाटा उठाना भी हमने देख लिया था और उसको मुख्तलिफ किस्म से उसमें शेप पता करना उसका और उसके नंबर ऑफ लाइंस डाटा के साथ डील करना हमने थोड़ा बहुत सीखा था। ओके देन, ठीक हो गया। आज इस तरह करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल भी आपको ऑन द स्पॉट में ट्रेन करके दिखा देता हूँ, अगर उसमें किसी को कंफ्यूजन होगी ना हम वो कर लेंगे। बेसिकली फिर मैं एक्यूरेसी का ओवरव्यू देने के बाद ना मॉडल की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेसिकली ना हमारे पास ना एक्यूरेसी फाइंड करने के ना दो मेथड होते हैं। हमारे पास जो होता है ना, जहाँ पे हम ना डाटा हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, उस केस में ना हम एक्यूरेसी स्कोर फाइंड नहीं करते। उस केस में हमारी एक्यूरेसी R2 स्कोर हमें देता है। जब आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, तो R2 स्कोर हमें sklearn डॉट मैट्रिसेस लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। जब आपने उसकी एक्यूरेसी फाइंड करनी है ना, तो हमारे पास R2 स्कोर यूज होगा। लेकिन जब आप भी डिस्कस कर रहे होंगे बाइनरी सर्च को या बाइनरी क्लासिफिकेशन को, इसके लिए आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल लग सकता है, स्पॉट वेक्टर मशीन लग सकती है, डिसीजन ट्री लग सकता है, रैंडम क्लास फॉरेस्ट लग सकता है। ये मॉडल आपकी लग के जब आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है तो आप एक्यूरेसी फाइंड करेंगे एक्यूरेसी स्कोर से। लेकिन जब आप लीनियर डाटा को स्टडी कर रहे हैं, बेशक वो एसवीएम से ही स्टडी कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही स्टडी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन रिग्रेशन प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन को नहीं, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को। जब आप रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे होंगे तो आपके पास क्या कहते हैं कि वो लगेगा, R2 स्कोर लगेगा, जिससे आप एक्यूरेसी फाइंड कर सकेंगे। तो बेसिकली आप में से किसी को मीन स्क्वेयर एरर का पता है? कोई उस डिस्कस करना चाहेगा? कि हमारे पास ना मॉडल में काफी फेमस है कि मीन स्क्वेयर एरर आ रहा होता है जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, तो MSE आती है और उसको हमने रिड्यूस करना होता है अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। कोई डिस्कस करना चाहेगा उसको? सर हमने पढ़ा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है। आप मुझे मेरे पॉइंट क्लियर कर दें, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या फ़र्क है? आपने कहा था हम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, रिग्रेशन के लिए कर रहे होंगे। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन में क्या फर्क है? ओके, आप में से कोई बताना चाहेगा? वैसे आप लोग बता सकते हैं, ऐसे मतलब हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर आप में से किसी को आइडिया इसका, आपको इनकरेज करते हैं। आप में से कोई बताना चाहे, बेशक गलत बता दे लेकिन कम से कम ट्राई किया करें। आप में से कोई बताना चाह रहे हैं? हम क्या क्या फर्क होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में? सर क्लासिफिकेशन में जो कोई भी सर क्लासिफिकेशन में ऐसे होता है कि कोई भी चीज जो है वो तो सर डिस्क्रीट उसकी वैल्यूज होती है ना, प्रोमिनेंट लाइक आपका सर जैसे आपकी हम आप किसी भी बंदे से पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है, उसका एक प्रॉपर आंसर है कि ही लिव्स इन दैट एरिया। और अगर हम पूछें कि अगर हम उसकी सर और जो बाकी जो क्लास जो रिग्रेशन होती है सर, उसमें कोई भी चीज कॉन्टिन्यूस होती है, जो कोई भी चीज चेंज हो रही हो इस तरह से, तो यही डिफरेंस है। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही डिफरेंस आ जाता है हमारे पास ना इसमें। बेसिकली हमारे पास जो होती है ना क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग की हमारे पास टाइप है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम ये हमारे पास आ जाता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में फ़र्क क्या है? ये है हमारे पास फ़र्क है कि हमारे पास जो रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें हमारे पास डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। जैसे कि आप हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की बात करते हैं ना, अगर आपने घर खरीदने जाना है मिसाल के तौर पर, आप एक घर देखते हैं, उसमें 4 कमरे हैं, 2 वॉशरूम हैं, 3 बेडरूम्स हैं, एसी वगैरह लगा हुआ है, एयर कंडीशनर है, उसकी प्राइस आपके पास आ जाती है 70 लाख 80 लाख। दूसरा घर देखने जाते हैं, उसमें 3 कमरे आ जाते हैं लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन वही रहती हैं, प्राइस होगी 65 लाख। आप अगला घर देखने जाते हैं, वही स्पेसिफिकेशन के साथ लेकिन उसमें कमरे 1-2 ज्यादा हैं, उसकी प्राइस होगी 1 करोड़। हर घर की, आप एक मोहल्ले में 10 घर हैं, 10 घरों में जाके आप देखेंगे हर घर की अपनी अपनी प्राइस लग रही होगी। ये हमारे पास क्या है? डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, हमारे पास प्रिडिक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ये हमारे पास किस में आ जाता है? रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में।
रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम किन एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं? लीनियर रिग्रेशन को, मल्टीपल रिग्रेशन को, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी इस चीज़ के लिए स्टडी हो सकता है, डिसीजन ट्री, रैंडम क्लासिकल फॉरेस्ट, फॉर वेक्टर मशीन, ये सारी चीज़ें इसी के लिए यूज़ होती हैं। और दूसरी तरफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ चॉइसेस ही दो हैं, या तो ऑन है या ऑफ है, या तो ट्रू है या फॉल्स है, या जीरो है या वन है, या तो डॉग है या कैट है। आपके पास इसके अलावा और चॉइस होती ही नहीं है। एग्जैक्ट आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, ये पेशेंट है या ये तंदुरुस्त है। एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। आप इसके अलावा कहीं मूव कर ही नहीं सकते, उसमें डाटा कंटिन्यूसली चेंज नहीं मिल रहा होता, उसमें आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये जीरो पे फॉल कर रहा है या वन में फॉल कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। ये आपको हुआ क्लियर इसमें क्या फर्क है हमारे पास? यस सर। जी सर। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, बेसिकली आप में से कोई बताना चाहेगा कि अभी बहुत डिस्कस किया हमने कि लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन, इनमें क्या फर्क आ जाता है हमारे पास? मतलब कि बहुत फेमस चीज़ है ये, बहुत फेमस क्वेश्चन अक्सर किया जाता है कि क्या फ़र्क है लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन का? मॉडल सेम मेथड से ट्रेन होता है, एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं। सेम डाटा सेट, सेम मॉडल, सेम एक कमांड है उसकी, अगर आपने ट्रेन किया होगा। मल्टीपल रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसके बैकग्राउंड पे जो नॉलेज है उसका सिर्फ फ़र्क है, बैकग्राउंड पे जो उसके थ्योरी है बस। इसके अलावा मॉडल ट्रेनिंग में दूर दूर तक कोई फ़र्क नहीं है इसका। आप में से कोई बताना चाहेगा इसका क्या फ़र्क आ जाता है हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन? तो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी जो आपका पूरा डाटा सेट है सिर्फ एक ही स्पेसिफिक, जैसे क्लाइमेट चेंज अगर हम देखें तो मल्टीपल रिग्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट बहुत सारी चीज़ों की वजह से चेंज हो रहा होता है, ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर और भी बाकी दूसरी चीज़ें हैं। जबकि लीनियर रिग्रेशन में हम ये वाली एग्जांपल ले सकते हैं जो आपने बताई है, प्राइस। जैसे यहाँ पे प्राइस है हमारे पास, डिपेंडेंट है, बाकी जो सारी चीजें इफ आई एम नॉट इंडिपेंडेंट होंगी, तो वहाँ पे एक ही डिपेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यस, वहाँ लीनियर रिग्रेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मल्टीपल में ज्यादा होते हैं। नहीं नहीं, बेसिकली ये चीज़ नहीं। अब ये देखिएगा, घर ले रहे हैं ना हम, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो क्या होता है हमारे पास हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में? हमारे पास उसकी प्राइस डिपेंड करी किस चीज़ पे होती है? नंबर ऑफ रूम्स पे, नंबर ऑफ बेडरूम्स पे, वॉशरूम पे, घर एयर कंडीशनर है कि नहीं, उसमें टाइल्स लगी हैं कि नहीं, घर जो सा लग्जरी है कि नहीं, कितने मरले पे घर है, घर वाइड है कि नहीं है, कितने फैक्टर्स हैं, 7-8 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है हमारी प्राइस। इनमें से जैसे ही कोई फैक्टर चेंज होता है, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है? हमारी प्राइस पे। प्राइस हमारे पास क्या, वाई प्रिडिक्शन है हमारे पास, डायरेक्ट इफेक्ट जाके किस पे होगा? प्राइस पे इफेक्ट होगा। लीनियर रिग्रेशन है ना, मल्टीपल्स हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। डिपेंडेंट तो एक ही होता है हर एक एल्गोरिथम। हमारे पास हर कोई भी आप एल्गोरिथम उठा लेना, उसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या एक्स होता है, मल्टीपल ही होते हैं वो, एक से ज्यादा ही होते हैं। पॉलिनोमियल में सिर्फ एक आता है आपके पास, वरना पॉलिनोमियल के अलावा बाकी सब में आपके पास ना मल्टीपल्स ही होते हैं। आप में से कोई और सजेशन देना चाहे इसके मुतालिक? ओके, चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। आई थिंक सो थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, मैं ये देखता हूँ। बेसिकली आपने ना एक चीज याद रखनी है हमारे पास, कि हमारे पास लीनियर में और मल्टीपल में ना एक चीज का फर्क आएगा। मैं एग्जांपल से पहले आपको समझाता हूँ। जैसे आपको हाउस की एग्जांपल समझाई ना, जैसे ही कोई चीज चेंज हो रही है मेरे पास, मतलब कि मेरे पास जैसे ही नंबर ऑफ रूम्स चेंज हो रहे हैं, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है वाई पे, प्रिडिक्शन पे या प्राइस पे। नंबर ऑफ बेडरूम्स चेंज हो रहे हैं, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट नंबर ऑफ बेडरूम्स के चेंज होने से नंबर ऑफ रूम पे फर्क नहीं पड़ रहा, दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ बेडरूम चेंज हुए, डायरेक्ट इफेक्ट हुआ जाके प्राइस पे। घर एयर कंडीशनर है कि नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट हुआ प्राइस पे। घर हमारा क्या कहते हैं कि मार्केट एरिया में, डायरेक्ट इफेक्ट हुआ प्राइस पे। इस पे मार्केट एरिया में है तो घर आपको पता है महंगा होता है। मार्केट एरिया में घर है तो इससे हमारे नंबर ऑफ रूम्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना हमारे पास, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है लीनियर रिग्रेशन में। जब डिपेंडेंट वेरी जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, एक्स में जो हमारे पास 7-8 फैक्टर्स हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा। जब ये केस होगा ना, हम उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ बोलते हैं उसको लीनियर रिग्रेशन। जब इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में लिंक आने लग जाए ना, कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो तो साथ वाला भी चेंज हो जाए, नो डाउट कि हमारे पास प्रिडिक्शन तो चेंज होगी होगी, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे को चेंज जब करने लग जाए तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।
सिर्फ कहते हैं, इनके पीछे का ये नॉलेज ये है, लेकिन मॉडल सेम मेथड से ट्रेन करेंगे। मॉडल में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होता, उसमें इंपोर्ट हम लीनियर रिग्रेशन ही करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। आपने वो फार्मूला 1 वाली कार्स देखी होगी, मतलब मोस्ट लोगों को पता होगा, या नॉर्मल रेसिंग कार्स होती हैं। रेसिंग कार में ना सबसे जो मेन चीज हमारे पास देखी जाती है ना, वो ये है कि इसका वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम कम होने से क्योंकि उनको उनको चाहिए होती है स्पीड। वॉल्यूम कम होगा, हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो है स्पीड। इस टाइम मिसाल के तौर पर स्पीड हमारे पास प्रिडिक्शन, स्पीड हम वाई में हमारे पास आ जाएगा स्पीड का SPEED स्पीड। और एक्स में हमारे पास एक्स में हमारे पास दो फैक्टर आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एक उसका वॉल्यूम, एक उसका वेट। जी, अब उन्होंने क्या करना है, वो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ना कम से कम वेट हो गाड़ी का जितना कम वेट होगा उससे क्या होगा कि उनकी गाड़ी की स्पीड तेज होगी। अब वेट कम करने के लिए हम क्या करेंगे, गाड़ी के वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे। गाड़ी का वॉल्यूम जैसे जैसे गाड़ी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, गाड़ी का वेट डिक्रीज होगा। दोनों है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हमारे पास, इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन आपस में रिलेट कर रहे हैं वॉल्यूम। जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, हमारे गाड़ी का वेट डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हमारे पास वेट डिक्रीज होगा, हमारे पास स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। स्पीड जो हमारे पास वाई या डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे जैसे हमारे पास गाड़ी का वेट डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये आपस में डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इनका आपस में रिलेशन होगा, इनके एक या दूसरे के चेंज होने से साथ वाले के इफेक्ट पड़ रहा होगा। वाई पे तो नो डाउट पड़ेगा ही पड़ेगा इफेक्ट, लेकिन इनका आपस में इफेक्ट हो रहा होगा। लेकिन लीनियर रिग्रेशन की जब आप बात करते हैं ना, उसमें उनका आपस में इफेक्ट नहीं पड़ता कोई। ये आपको क्लियर हुआ है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आप में से कोई पूछना चाह रहा हो इसमें? नो सर, क्लियर है। ओके गुड, दैट्स गुड। और आगे डाटा पॉइंट्स का तो आप सबको पता है ना, या इसके रिलेटेड भी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना डाटा पॉइंट्स के रिलेटेड? डाटा पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास? सर वो पॉइंट्स जो आप ग्राफिकली डाटा को मेंशन करने के लिए लगाते हैं। जी एग्जैक्टली exactly. हमारे पास किसी भी एल्गोरिदम के मैक्सिमम पॉसिबल कितने डाटा पॉइंट्स होते हैं किसी भी मॉडल को अगर आप स्टडी कर रही हैं तो? सर सॉरी, किसी मैक्सिमम कितने होते हैं? जी, डाटा पॉइंट्स कितने होते हैं हमारे पास? नो सर, इसका मुझे नहीं पता। थोड़ा सा सोच के देखें कि हमारे पास ग्राफ में ना, जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कितने एक्सेस होते हैं? सर दो। आई थिंक दो। नॉर्मली तो दो होते हैं, लेकिन आप एक्सीज बढ़ा भी सकते हैं। अभी तक आपने मशीन लर्निंग में थर्ड एक्सेस कभी स्टडी किए, तीसरा एक्सेस? लेकिन हमें जो शुरू में बताया, जब हमने टेंसर्स पढ़े थे तब हमें बताया था कि वो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे जो हमारे पास 4D इमेजिंग है, उसमें हम उसके जो मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, डायनामिक साइड पे जा रहा है हमारा डाटा सेट। जब हम डायनामिक को स्टडी करते हैं ना, मशीन लर्निंग में डायनेमिक मॉडल्स को स्टडी करते हैं, तो तब जाके हमारे पास ना आ जाता है तीसरा डायमेंशन। लेकिन बेसिकली हम वो करेंगे नहीं, अभी मोस्टली नहीं करते वो, उसकी विजुअलाइजेशन भी नहीं करवाते मोस्टली उसकी। तो क्या कह रहा था मैं, डाटा पॉइंट्स को बेसिकली हमारे पास दो डाटा पॉइंट्स होते हैं, एक्स के डाटा पॉइंट्स एंड वाई के डाटा पॉइंट्स, डिपेंडेंट डाटा पॉइंट्स और इंडिपेंडेंट डाटा पॉइंट्स। हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, इसी के रिलेटेड हमारे पास ड्रॉ होता है ना, हमारे पास एक्स और वाई के रिलेशन को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ग्राफ बन रहा होता है। तो मतलब बेसिकली हमारे पास दो तरह के डाटा पॉइंट्स होंगे, एक एक्स के डाटा पॉइंट्स और एक वाई के डाटा पॉइंट्स। ओके गॉट इट? यस यस सर। सर। देखिए आप मशीन लर्निंग में जब देखेंगे ना, आपको यही मिलेगा, एक्स डाटा पॉइंट्स एंड वाई डाटा पॉइंट्स। ओके, लेट्स सी। अब आप में से किसी का कोई मतलब कि मशीन लर्निंग के रिलेटेड कोई जनरल क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाह रहा हो, पूछ ले, वरना हमने, मेरे पास वैसे एक मॉडल पड़ा भी हुआ है, लेकिन शायद उसको या तो अगेन उसको अलहदा से ट्रेन कर लेते हैं, या जो उस पर लिखा हुआ है उसी पे आपको समझा देता हूँ, जो हमने किया था वैसे लेक्चर में करके। लेकिन मशीन लर्निंग की बेसिक के रिलेटेड या जो भी हमने बेसिक पढ़ी हो उसके रिलेटेड आपको कुछ ना समझ लगी हो या कुछ पूछना हो किसी ने भी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, या आज के लेक्चर में सिर्फ उसकी बेसिक पे हम फोकस कर लें, या सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर लें, मॉडल ट्रेनिंग अभी नहीं करना चाह रहे, या सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है?
सर मैं रेकमेंड करूंगी, जैसे अभी हमने लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक को हम ले लेते हैं, इसके मुताबिक जितनी भी चीज़ें हैं इसकी, जैसे एक्यूरेसी हो गई और एरर हो गया, और इसके पीछे की जो चीज़ें हम उसको पहले थियोरेटिकली देख लेते हैं, फिर भले हम मॉड्यूल बाद में देख लेंगे। अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें तो वो समझने के लिए ज़्यादा आसानी रहती है। ओके, दैट्स गुड। सर तो आप काइंडली कौन आई सा मॉडल? सजेस्ट टू अलाउ हम जी। एक्यूरेसी या F1 स्कोर, ये रूट मीन स्क्वेयर एरर, ये जो डिफरेंट हम मेट्रिक्स यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मॉडल, ये हाउ मच इट इज इफेक्टिव या बेटर देन अदर मॉडल, तो उसको अगर हम थोड़ा सा देख आप बता देते हैं। ओके, गुड। ओके ओके, मैं बता देता हूँ। ये कौन सा है? बेसिकली ये पोलिनोमियल रिग्रेशन का मॉडल था। ओके, हम देख लेते हैं। हमारे पास आपको बताया कि एक्यूरेसी फाइंड करने के ना दो मेथड थे। एक तो हमारे पास क्या आ जाता है कि एक्यूरेसी स्कोर आ जाता है हमारे पास, और एक हमारे पास आ जाता है R2 स्कोर। और एक्यूरेसी स्कोर किस तरह वर्क करता है, अगर हम बेसिकली इसको अगर अभी स्टडी करने लग जाएं तो इसके लिए तकरीबन 1 to 1.5 घंटे चाहिए मुझे, क्योंकि एक्यूरेसी स्कोर को स्टडी करने से पहले आपको ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आना चाहिए कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किस तरह से हमारे पास वर्क करता है। जब तक आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नहीं आएगा आप एक्यूरेसी की तरफ मूव नहीं कर सकते। उसके मतलब आपको बेसिक क्लियर नहीं होगी, क्योंकि एक्यूरेसी जब हम फाइंड करते हैं ना इसके बिहाइंड मैथ लगती है, बाकायदा स्टैटिक्स यूज होती है। तो फिर आप लोग बताएंगे कि आप लोग वो करना चाह रहे हैं। फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन फिर कल से जब आपका डीप लर्निंग क्लास स्टार्ट होगी तो वो बात फिर बीच में रह जाएगी आपकी। सर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैम ने करवाया था, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी, लेकिन क्लास में डिस्कस हुआ था। सर काइंडली जो आपने प्लान किया हुआ है एज प्लान, सर उसके मुताबिक आप कर लें, इसको हम बाद में भी देखेंगे, बेसिकली मैं ताकि जनरल वो डिस्कशन करने के लिए आया प्रॉपरली था, जो मतलब बेसिक्स सर वो हो जाए, मेरा। कल क्लास में आपके होनी है तो डिस्टर्ब ना हो। जी, बेसिकली मैं चाह रहा था कि आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं ओवरऑल मशीन लर्निंग में ना, अगर किसी को कोई उसमें कंफ्यूजन होगी तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा सर, आप कल भी होंगे क्लास में? आई थिंक सो कल मैम वापस आ जाएंगी तो शायद ना हो। सर कल का टॉपिक क्या है? जी, कल के लिए जी सर, कल का प्लान टॉपिक है। असल में वो मैम को पता होगा ना, मैम ने जिन्होंने उन्होंने आपको करवाना है तो उनको आइडिया होगा कल के लिए टॉपिक क्या है। मैं आज वैसे मेकअप क्लासेस के लिए वैसे आया था, बेसिकली मैं सेशन में से नहीं हूँ। अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड की हो तो काइंडली लास्ट में जो टॉपिक हुआ था वो मेरे को बता सकते वो असल में लास्ट टाइम में कह रहे थे कि उन्होंने डीप लर्निंग स्टार्ट की थी, तो वो डीप लर्निंग का आपका सिनेरियो वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने ना मशीन लर्निंग का अपना इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था। ओके, बेसिकली आप में से किसी ने, आपने जब पॉलिनोमियल रिग्रेशन स्टडी की थी तो इसके बिहाइंड किस तरह वर्किंग होती है मॉडल की, आप में से किसी ने वो स्टडी किया हुआ है? या फिर उसको फिर देख लेते हैं, हमारे पास जितना टाइम है अभी 20 मिनट्स है तो उसमें वो स्टडी हो जाएगा हमारे पास। सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट करें। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बिहाइंड किस तरह वर्किंग होती है हमारे पास, मॉडल किस तरह वर्क करता है? नो आइडिया सर। और पॉलिनोमियल इक्वेशन को आपने स्टडी किया था? मतलब कि अभी मैंने जनरल वैसे बताई थी लेकिन मैंने ज़्यादा डीप से उसे एक्सप्लेन नहीं किया पॉलिनोमियल इक्वेशन को। तो अगर आप लोगों ने पहले स्टडी किया है तो मैं डायरेक्ट उसका थोड़ा सा एडवांस में मूव कर जाता हूँ, वरना अगेन इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं वही पॉलिनोमियल को ही। आप लोग जैसे कहें फिर वैसे कर लेते हैं, आप बता दें किस तरह करना चाह रहे हैं आप लोग। सर अगर आप पॉलिनोमियल के इक्वेशन से स्टार्ट करें, क्योंकि इक्वेशन के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता। ओके देन इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं।
अगेन व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करता हूँ। बेसिकली अभी क्वेश्चन लिखी थी उसकी तो आपको समझ आई होगी ना कि हमने क्या लिखा था उसमें। यस सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। सबसे पहले ना स्टडी कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है। बेसिकली अगर आप पॉलिनोमियल इक्वेशन को जनरलाइज करके देखें ना कि हर फैक्टर में हमारे किस तरह आती है, तो इस तरह बन रही होती है आपके पास m ऑफ n इंटू एक्स की पावर n। जितना हमारे पास n होगा ना, n हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को। n हमारे पास होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और सिर्फ इसी इसके फैक्टर की वजह से ना हमने जितने भी मॉडल ट्रेन किए हैं ना मशीन लर्निंग में, सिर्फ पॉलिनोमियल रिग्रेशन का मॉडल हमारे पास उस तरह ट्रेन नहीं होता। सिर्फ पॉलिनोमियल रिग्रेशन है जिसमें हमें पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ती है इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए। वरना आपने एचपीएम कर लें, वो कर ले, वो क्या कहते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट कर लें, डिसीजन फॉरेस्ट कर लें, लीनियर कर लें, लॉजिस्टिक कर लें, सब में सेम मेथड, एग्जैक्ट सेम मेथड है आपके पास मॉडल ट्रेन करने का। सिर्फ पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हमारे पास मेथड चेंज होता है। और पॉलिनोमियल रिग्रेशन सिर्फ वाहिद रिग्रेशन है जिसमें हमारे पास इसकी डिग्री चेंज करने से हमारे पास एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाती है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जाती है। लेकिन मसला ये आता है कि हम जितना जितना एन को इंक्रीज करेंगे हमारा मॉडल उतना ओवरफिट होता जाएगा। आप में से कोई बताना चाहेगा ओवरफिटिंग क्या होता है? सर मॉडल इतना ज्यादा ट्रेन हो जाता है कि उसको जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो खाली उसी पे सही जवाब देता है। अगर उसको कोई अनसीन डेटा दे देंगे तो वो उसके लिए सही मतलब प्रिडिक्ट नहीं करेगा। ओके, बेसिकली ओवरफिटिंग अगर सिंपल अल्फाज में हम बयान करें ना, ओवरफिटिंग हमारे पास क्या होता है कि मॉडल ने रट्टा मारना शुरू कर दिया। आपने मॉडल को दिया है, अगर आप रियल टाइम एग्जांपल पे करें, आपने ना मॉडल ट्रेन किया ना सेब पे, मतलब आपके पास ना मुख्तलिफ 10 सेब थे जिनमें से आपके सेब थे, आपने ना उसको सेब की बनावट दे दी कि 8 सेब पे मॉडल ट्रेन कर दिया आपने, सेब का कलर लाल था जिस पे हमने मॉडल ट्रेन कर दिया। अब मॉडल हो गया हमारे पास ओवरफिट। अब आपने उसको ना ऐसा सेब पकड़ाना है जिसमें ग्रीन ग्रीन शेड भी है हमारे पास ना, सेब सही से पका हुआ नहीं है, रेड नहीं है, सिर्फ ग्रीन ग्रीन शेड भी है सेब के अंदर। मॉडल अगर ओवरफिट हुआ है, मॉडल ने एग्जैक्ट रट्टा मारा है उसको कि सेब इस तरह का होता है, लाल रंग होगा, ये उसका स्ट्रक्चर स्टडी नहीं किया मॉडल ने उसका सेब का स्ट्रक्चर स्टडी नहीं किया कि सेब इस स्ट्रक्चर का होता है, स्ट्रक्चर का कोई भी फल होगा वो सेब कहूंगा मैं उसको। उसने कलर स्टडी कर लिया उसका, उसने रट्टा मार लिया कि ये सेब होता ही लाल है। ग्रीन सेब देंगे तो वो उसको क्या करेगा, प्रिडिक्ट नहीं करेगा आपके पास। अब ग्रीन सेब क्या था हमारे पास, टेस्ट डाटा। आप उसको लाल सेब देते हैं वो तो एग्जैक्ट साफ बता देगा ये सेब है, लेकिन जैसे ग्रीन सेब आता है वो नहीं बताएगा आपको ये सेब है, वो आपको कुछ और प्रिडिक्ट कर देगा उसका। ये हमारे पास होता है असल में ओवरफिटिंग मॉडल की। मॉडल ओवरफिट हो गया हमारे पास, उसने रट्टा मार लिया ट्रेनिंग डाटा पे। ट्रेनिंग डाटा पे हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है लेकिन टेस्ट डाटा पे हमें एक्यूरेसी नहीं देता वो। ठीक है, ये आपको ओवरफिटिंग का कंसेप्ट हुआ क्लियर? यस सर। अब ओवरफिटिंग हमने डिस्कस कर ही लिया तो इसके साथ अंडरफिटिंग का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंडरफिटिंग आप में से कोई डिस्कस करना चाहेगा कि व्हाट इज अंडरफिटिंग, ये अंडरफिटिंग क्या होती है, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट साथ साथ आते हैं ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग के। तो ये अंडरफिटिंग क्या हमारे चीज़ है पास हमारे ट्रेनिंग पास? डाटा बहुत कम होता है और उसकी वजह से जो प्रिडिक्शन या क्लासिफिकेशन जो उसकी हो रही होती है वो ट्रू नहीं होती। ओके, बेसिकली अंडरफिटिंग में हमारे पास होता है कि हमारा जो मॉडल होता है ना वो ट्रेनिंग डाटा पे भी सही से ट्रेन नहीं होता, और जो लाल सेब है उसको भी सही प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। हमारे पास ट्रेनिंग डाटा पे भी सही से ट्रेन नहीं है, इसको कहते हैं असल में हमारे पास अंडरफिटिंग है। वो डाटा मॉडल हमारे पास क्या हो गया, अंडरफिट हो गया। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग दो एक दूसरे के रिलेटेड कंसेप्ट हैं। अगर जो हमारा मॉडल ट्रेन डाटा पे सही प्रिडिक्शन कर रहा हो लेकिन टेस्ट डाटा पे ना कर रहा हो, मॉडल हमारा ओवरफिट है। अगर ट्रेन डाटा पे उसकी प्रिडिक्शन सही नहीं है तो मॉडल हमारा अंडरफिट है। उम्मीद है आप क्लियर हो जाएगा। अब हम डिग्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास जिससे जो डिग्री होगी ना उस लिहाज से हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। मतलब कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हमने डिग्री 3 ली है ना, अब क्या होगा, m 3 तक जाएगा हमारा, m1 x1 की पावर 1 प्लस m2 x1 की पावर 2 प्लस m3 x1 की पावर 3 प्लस c हमारे पास कांस्टेंट आता है। जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी हमारे पास m की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, उतना हमारा ये वाला पोर्शन एक्सटेंड होता जाएगा, ये वाला हिस्सा उतना एक्सटेंड होता जाएगा, उसको हम उतना मूव करता जाएंगे। ये हमारे पास जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा हमारे पास क्या होगा, हमारा मॉडल ना उतना उतना अपने डेटा सेट पे ना ज्यादा फिट होने लग जाएगा।
इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं, मतलब कि आपको इस तरह से भी यहाँ डिग्री वाला कंसेप्ट शायद अभी ऐसे क्लियर ना हो रहा हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये कि एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मॉडल ट्रेन है इस चीज़ के लिए। तो लेट्स सी कि ये इससे हमारे पास ना डिग्री चेंज करने से असल में क्या होता है। ओके, आई थिंक विजुअलाइज मैंने कहाँ करवाया था इसे, एक दफ़ा मुझे देख लीजिए, देखने दीजिए। डिसीजन टी से पहले करवाया था। ओके, ये आ जाता है हमारे पास। मैं इसकी सबसे पहले आपको पता लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी पड़ती है, मैं वो एक दफ़ा इंपोर्ट कर लूँ और डेटा सेट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, लेट्स सी। ओके, वो मेरे दूसरे लैपटॉप में था डाटा सेट। ये क्या हो गया, मतलब मेरे इस वाले लैपटॉप में डाटा सेट नहीं था। मुझे वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सेशन। एक मिनट में, मेरे पास जो सेशन है आई थिंक सेशन में पड़ा हुआ है मेरे पास, मैंने शेयर किया था उनके साथ। ओके, बस मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी यहाँ से वो डाउनलोड करने की ट्राई करता हूँ। ओके। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आपको विजुअलाइज करवा के दिखा दूँ, आपको ना इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये असल में हमारे पास होता क्या है। ये रहा। ओके, पोजीशन सैलरीज। ओके, अभी हम ना पोलिनोमियल की डिग्री ना, मैं आपको यहाँ पे ना, हमने पोलिनोमियल की डिग्री कर दी है 2। लेट्स इसको विजुअलाइज करके देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह बनता है। हमारे पास ये डाटा पॉइंट्स है ना, ये देखिएगा अभी, ये डाटा पॉइंट्स है हमारे पास। और ये देखिएगा कि इस डाटा पॉइंट का इस लाइन से कितना फर्क है। लाइन से फर्क नजर आ रहा है ना आप सबको, ये सम में, मतलब कि सही तरह फिट नहीं हुआ इस लाइन पे। इसका क्या मतलब है कि मॉडल हमारा ना, ट्रेनिंग इसकी कोई खास अच्छी तरह से नहीं हुई, हमारा मॉडल सही फिट नहीं हुआ। ये देखें हर एक डाटा पॉइंट्स में कितना फर्क आ रहा है हमारे पास, नजर आ रहा है ना आप सबको ये कितना फर्क है। अब देखिएगा, अब यस। सिर्फ आपने कमाल देखना है इसका। अब ये देखिएगा कि हमने सिर्फ और कुछ नहीं किया, एग्जैक्टली हमने कुछ नहीं करना, जाके हमारे पास वहीं पे डाटा है, वहीं पे हर चीज़ है। जाके पोलिन डिग्री हमारी है ना जो, इसको 6 कर देता हूँ मैं। इसको इंक्रीज 3 करके देख लेते हैं, आपका डिफरेंस कम हो जाएगा इसका। डाटा पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से लाइन आ जाएगी। लाइन चेंज हुई है आपके पास, कर्व चेंज हुई है ना, नोटिस किया आप सबने। यस। अभी और देखिएगा, डिग्री 6 करके देखते हैं अभी। जैसे जैसे हमारी डिग्री इंक्रीज होगी, हमारा मॉडल इस पे ना बहुत अच्छे से फिट होने लग जाएगा। लेट्स सी, अब देखिएगा, नजर आया आपको इफेक्ट इसका। ये डिग्री क्या इफेक्ट करती है हमारे पास। मॉडल एग्जैक्ट फिट हो गया हमारे डाटा सेट पे, जितना जितना फर्क था सारा दूर हो गया। ये डिग्री का कमाल है हमारे पास, डिग्री इसकी एक्यूरेसी कंट्रोल कर रही है। जितनी डिग्री ज्यादा होगी उतना मॉडल पे ज्यादा अच्छे से फिट होगा जाके। लेकिन ये मॉडल अंडर फिट, ओवर फिट हो गया, ये ओवर फिट हो गया हमारे पास, जो हमारा मॉडल है ना, ट्रेनिंग डाटा पे अच्छा फिट हो गया हमारे पास, लेकिन टेस्टिंग डाटा पे हमें ये वैल्यू सही से नहीं देगा। ओके, और ये चीज आप याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल के केस में ना, अगर आप डिग्री 1 कर देते हैं, 1 डिग्री का मतलब लीनियर रिग्रेशन होता है, सिंपल।
पॉलिनोमियल रिग्रेशन में अगर आपकी डिग्री 1 है ना, तो आपका मतलब होगा लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि 1 डिग्री लीनियर रिग्रेशन की होती है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन का असल में सबसेट है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन आगे से मॉडिफाई होकर हमारे पास बन जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किए हुए हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल वो लीनियर एक सेम ही चीज। लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन की डिग्री 1 करने के हमारे पास लीनियर रिग्रेशन बन जाएगा, mx+c फॉर्मूला उसका आ जाता है एग्जैक्ट हमारे पास। अब बेसिकली जो डिफरेंस आता है ना मेन हमारे पास के बाकी मॉडल्स में पॉलिनोमियल में, हमें इसकी एक पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ती है। हमारे पास ना डायरेक्ट डाटा जाके ना, क्या कहते हैं कि हम पहले पिछले मॉडल्स में क्या करते आए थे, हम उसकी इस तरह करते थे कि हमने क्या किया कि हमने अपना डाटा सेट लोड किया, जैसे इस पॉइंट में किया, डाटा सेट लोड कर दिया हमने, ठीक है। हम उसको ना फीचर स्केलिंग कर लेते थे, उसको स्प्लिट कर देते थे एक्स एंड वाई में, लेवल्स एंड सैलरीज में ना। हमारे पास ये डाटा सेट है, उसके ये 2 पॉइंट्स हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डाटा में हमने उसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर देते थे, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके उसकी क्या कहते हैं कि स्प्लिटिंग कर लेते थे। और डायरेक्ट जाके ना ये सारे स्टेप मिस करके हम क्या करते थे, रिग्रेशन मॉडल इंपोर्ट करते थे और उस पर फिट कर देते थे, मॉडल और प्रेडिक्शन ले लेते थे। ये 3 स्टेप करते थे हम एग्जैक्ट, बाकी सारा स्किप कर देते, कोई किसी तरह की पाइपलाइन क्रिएट नहीं करते थे। पोलिनोमियल के केस में क्या है, हमें अपने जो एक्स वैल्यूज है ना, एक्स डाटा है हमारे पास, जो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट डाटा है, उसको एक पाइपलाइन से गुजारना पड़ता है, पोलिनोमियल फीचर से गुजारना पड़ता है। हमारे पास जो एक्स होगा ना, उसको हम पोलिनोमियल फीचर से गुजारेंगे। उसके लिए हमारे पास ये बिल्ट इन कमांड यूज होती है इसकी। उसको हम पोलिनोमियल फीचर से गुजारेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद अपने लीनियर रिग्रेशन में उसको जाके फिर फिट करेंगे अगेन से, और फिर लीनियर रिग्रेशन से अपनी आउटपुट लेंगे। पोलिनोमियल रिग्रेशन आपको आउटपुट नहीं कोई देता, पोलिनोमियल रिग्रेशन आपको सिर्फ पाइपलाइन प्रोवाइड करता है। प्रिडिक्शन आपने लेनी लीनियर रिग्रेशन से ही है, यूज आप लीनियर रिग्रेशन ही करेंगे इस केस में। पोलिनोमियल के केस में यूज आपने लीनियर रिग्रेशन ही करना है, और आउटपुट भी आपको लीनियर रिग्रेशन ही देगा। आपने पोलिनोमियल क्यों यूज किया इसमें, पोलिनोमियल हमें एक पाइपलाइन प्रोवाइड कर रहा है, हमें फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। पोलिनोमियल रिग्रेशन सबसे पहले क्या करता है कि हमारे जो एक्स डाटा है ना, एक्स वाला इंडिपेंडेंट डाटा, उसको ट्रांसफॉर्म करता है। किस में ट्रांसफॉर्म करता है, अपने पोलिनोमियल फीचर्स में। फीचर्स हमारे पास क्या आते हैं कि वो आपने देखा था कि m1 x1 m2 x के m3 x3, ये हमारे पास पोलिनोमियल फीचर है। उसने हमारे डिपेंडेंट डाटा को इसमें ब्रेक डाउन कर दिया डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। एक्स तो हमारे पास वही रहेगा जो है, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने, फिर इसने फिट करना है अपनी पाइपलाइन पे, अपने पोलिनोमियल फीचर के साथ इस डाटा को फिट करना है। इसने जब डाटा को फिट कर दिया हमारे पास, ये हमें एज अ होल एक एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एक्स पोली, इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाई। आपने अब ये वैल्यू देनी है अपने लीनियर रिग्रेशन को, अपने एक्स के तौर पर, अपने इंडिपेंडेंट डाटा के तौर पर आपने ये ट्रांसफॉर्म हुई वैल्यू देनी है। और वाई ट्रेंड तो आपको पता है कि साथ वैसे आता है, क्योंकि सुपरवाइज को स्टडी कर रहे हैं तो वाई ट्रेंड साथ हमारे आएगा। अब जब आपने मॉडल से प्रिडिक्शन लेनी है मिसाल के तौर पर, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टेस्ट डाटा को अगेन ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप फिट नहीं करेंगे, सिर्फ तब फिट ही नहीं करेंगे, फिट हम सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान करते हैं। जब हमने उसकी वैल्यूएशन करनी है, उसको टेस्टिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, हमारा एक्स टेस्ट हमारे पोलिनोमियल फीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो ट्रांसफॉर्म हो गया, हम अपने मॉडल को देंगे, मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके उसके अगेंस्ट आंसर देगा, क्योंकि मॉडल पहले ही हमारे पास ट्रेन हुआ है। और ये थोड़ा सा प्रोसीजर कम्प्लेक्स है, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को ये समझ ना लगी हो। लगी आप लोगों को समझ? किसी को ना लगी हो इसकी समझ? यस सर, कुछ कुछ क्लियर इसमें। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें कितने आगे हैं अब? मतलब पहले हमने लीनियर स्टडी किया, फिर लॉजिस्टिक, फिर पोलिनोमियल, फिर इसके बाद और भी कुछ है इससे आगे भी है कुछ मॉडल्स रिग्रेशन के? यस एग्जैक्टली, बहुत सारे मॉडल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक दो के, मतलब अगर पोलिनोमियल के बाद अगर कोई हम देखें तो कौन सा देखेंगे? पॉलिनोमियल के बाद आप रैंडम फॉरेस्ट देख लीजिएगा, उसके बाद आप डिसीजन ट्री देख लीजिएगा, उसके बाद स्पोर्ट वेक्टर मशीन देख लीजिएगा। स्पोर्ट वेक्टर मशीन देखने के बाद, और ओके। इससे पहले आपने ये देखा हो कि आप लीनियर रिग्रेशन देखा हो, पॉलिनोमियल रिग्रेशन देखा हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा हो, मल्टीपल रिग्रेशन देखा हो। और सर इनका यूज भी डिफरेंट है, डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट मॉडल यूज होगा, जैसे कि एक कंटिन्यूस डाटा के लिए, फिर दूसरा, तो इसका यूज भी फिर डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट ही होता होगा। यस, बेसिकली इसके लिए ना आपको एक रोड मैप यूज करना पड़ना है। आपने सबसे हम्म। पहले ना अपना डाटा सेट देखना है। डाटा सेट आपने जब अपना एक डाटा सेट उठा लिया, किसी भी प्रोजेक्ट का उठा लिया, उस डाटा सेट को देख के ना आपने एक चीज सबसे पहले देखनी है कि आपने इस डाटा सेट से लेना क्या, आउटपुट क्या लेनी है। अगर आपने जो उससे प्रिडिक्शन लेनी है वो कंटिन्यूसली चेंज वैल्यू है, 0 1 के फॉर्म में नहीं है या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में नहीं है,
हम्म। तो आप इसको आप मूव करेंगे रिग्रेशन की तरफ। अगर आपने जो आउटपुट लेनी है डाटा सेट से वो है 0 1 के फॉर्म में, तो आप मूव करेंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। आप मिसाल के तौर पर रिग्रेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, फिर अगला स्टेप आपका शुरू होगा। आपने डाटा सेट को देख के इतना तो प्रिडिक्ट कर लिया कि हमारे पास ये रिग्रेशन ही होगा। अब रिग्रेशन में आप अपने डाटा सेट को विजुअलाइज करके देखेंगे। आपका डाटा हम्म। सेट दिखता किस तरह, आपके डाटा पॉइंट्स किस तरह के हैं। आपके डाटा पॉइंट्स आपको बताएंगे कि हम पोलिनोमियल के हैं, लीनियर के हैं, या लॉजिस्टिक तो हमारे पास उसमें बाइनरी सर्च में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर कंटिन्यूसली डाटा चेंज हो रहा होता है, आप लीनियर रिग्रेशन का मॉडल लगा के देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन आपको प्रिडिक्शन ऑप्टिमाइज करने के बाद भी सही नहीं दे रहा, तो आपने क्या करना है, मॉडल चेंज कर देना है। मॉडल चेंज करेंगे, लॉजिस्टिक लगा के देख लें रिग्रेशन प्रॉब्लम पे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम पे ही लगता है, स्पॉट वेक्टर मशीन भी उसी पे लगता है। लेकिन इनका एक ये फीचर भी है कि ये बाइनरी प्रॉब्लम के लिए भी यूज हो सकता है हमारे पास। आप मॉडल चेंज करके देखेंगे कि हमारे पास सही एक्यूरेसी किस मॉडल पे आ रही है। जिस मॉडल पे आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, आप वो मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपका क्लासिफिकेशन के लिए डाटा आ जाता है। क्लासिफिकेशन के लिए आप क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, तो आपके पास पहली चॉइस क्या होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आप मोस्टली वो यूज करते हैं। अब मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह का डाटा सेट होता है, कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें एरर दे रहा है, या मॉडल हमने ऑप्टिमाइज भी किया लेकिन उसके बावजूद हमें एरर मिल रहा है, हमारा एरर सॉल्व नहीं हो रहा। क्या करते हैं आप, एसवीएम मूव कर जाते हैं, स्पॉट वेक्टर मशीन यूज कर लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जगह। होता क्या है, बेसिकली आपने सिर्फ लाइब्रेरी ही चेंज करनी है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं चेंज करना होता। सिर्फ ये एक कमांड चेंज होती है हमारे पास, जहाँ लीनियर लिखा है ना, यहाँ लीनियर रिग्रेशन की बजाय लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप इंपोर्ट कर लेते हैं। सिर्फ यही चीज होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ओके सर। आप देख लेते हैं किस पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसीजर आपको सिर्फ सुपरवाइज के लिए वर्क करेगा, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए। अनसुपरवाइज के लिए मेथड और है, सेमी सुपरवाइज के लिए और है, रीइंफोर्समेंट के लिए और है, डीप लर्निंग के लिए और मेथड है। ओके, बेसिकली ओके। आपका यही सारे कंसेप्ट तो क्लियर है ना, कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट या सेमी सुपरवाइज क्या होते हैं। जी सर, ये क्लियर है। या दैट्स गुड। तो आपको समझ आ गई होगी इस बात की जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में से किसी को आपको कंफ्यूजन हो, किसी ने कुछ पूछना हो, आप लोग पूछ सकते हैं। अभी किसी किस्म का क्वेश्चन हो मशीन लर्निंग के रिलेटेड ओवरऑल, कोई भी आपकी जनरल क्वेश्चन आपके माइंड में हो, आप लोग पूछ लें। सर काइंडली इफ यू डोंट माइंड, एक आपने फार्मूला रिग्रेशन का लिखवाया था, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस e रेज़ टू माइनस x। सर ये और सिग्माइड फंक्शन दोनों का फार्मूला सेम है, इनमें डिफरेंस फिर क्या हुआ? सिग्मॉइड फंक्शन, ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड, नाइस क्वेश्चन। बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन और ये दोनों चीजें सेम है, आप ये कहना चाह रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, जी सर, यही कहना एक्चुअली चाह रहे हैं ना। फार्मूला तो दोनों का सेम है। फॉर्मूला सेम है, वर्क भी सेम है, नाम डिफरेंट है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड रिग्रेशन भी कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं उसको, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ना हम सिग्मॉइड रिग्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिग्मॉइड फंक्शन है ना, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज हो रहा होता है। y इज इक्वल हमारे पास एम एक्स प्लस सी तो आ गया, लेकिन जो p इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस वाई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन है। ये हमने किससे बनाया, हमने लीनियर रिग्रेशन से ये बनाया, जनरेट किया है। किस तरह जनरेट किया, लॉगिट फंक्शन लगा के जनरेट किया, ओड फंक्शन लगा के पहले, उसको लॉगिट फंक्शन में उस पे लॉगिट फंक्शन लगा के, उस पे एक्सपोनेंशियल रूल लगा के हमने उस लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को सिग्मॉइड इक्वेशन बनाया। इसलिए हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सिग्मॉइड इक्वेशन रिग्रेशन भी कहा जाता है। सिग्मॉइड फंक्शन हमारे पास वही एग्जैक्ट वही इक्वेशन है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन है ना हमारे पास, वो उसको सिग्मॉइड इक्वेशन कहते हैं। 1/1 प्लस ई की पावर माइनस वाई, या ई की पावर वाई ओवर 1 माइनस ई की पावर वाई, सेम चीजें हैं दोनों। ये भी ये दो इक्वेशन अलग अलग हैं, मतलब कि सेम काम है इनका, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। बेसिकली दोनों हमारे पास सेम चीजें हैं। सर इनको सबको एक्टिवेशन फंक्शंस जिस तरह कहते हैं, तो ये किस काम आते हैं? जैसे रेलू भी है, सिग्मॉइड भी है, 10H भी है, लीकी रेलू, इन सबको एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। एक दफ़ा ये बता देंगे कि ये किस काम आते हैं? रिलो मशीन लर्निंग में नहीं यूज होगा, आपके पास डीप लर्निंग में यूज होगा। जी जी, डीप रिलो लर्निंग के हवाले से कर रहा हूँ। बेसिकली रिलो बेसिकली उसकी एवेल्यूएशन के लिए यूज होता है डीप लर्निंग में हमारे मॉडल की। उसका और सिग्मॉइड फंक्शन का वर्क बहुत ही डिफरेंट है। सिग्मॉइड फंक्शन हमारे पास एवेल्यूएशन नहीं करता मॉडल की।
हमारे पास प्रिडिक्शन देता है। ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं जिन आप मॉडल कंपेयर कर रहे हैं। रीलो बेसिकली रीलो को एक अलग सेपरेट मॉडल भी कहा जाता है हमारे पास ना, कि एवेल्युएशन मॉडल कहा जाता है रीलो को। ओके सर। और आप में से कोई पूछना चाह रहा हो? फिर क्लास में करते हैं। अब बेसिकली अगर आप वो करना चाह रहे हैं ना, मैं भी मशीन लर्निंग के सेशन में ना सैटरडे एंड संडे ना सुबह 9 बजे मेरा भी सेशन होता है इसी का, सेम टॉपिक मशीन लर्निंग पे। हमने रैंडम फॉरेस्ट तक तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीक से ना स्टार्ट कर रहे हैं डिसीजन ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट स्टार्ट करें। डिसीजन ट्री हमने लास्ट वीक में स्टडी किया था, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आपको उम्मीद है कि बेनिफिट होगा। बेसिकली हमारा जो सिनेरियो ना जिसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ, मैं पहले मॉडल के बिहाइंड जो उसके मैथ वर्क करी होती है ना स्टैट्स की। बेसिकली हमारा जो सेशन है बेसिकली है डेटा साइंस के लिए, तो हम ना उसके स्टैट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टैट्स करने के बाद ना एक डेटा सेट उठाते हैं, उस पर कंप्लीट मॉडल ट्रेन करके उसको प्रिडिक्शन करवा के उसको विजुअलाइजेशन पे देखते हैं, फिर नेक्स्ट मॉडल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आप लोग में से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये हर वीकेंड पे होता है, सर सैटरडे ये संडे? जी वीकेंड पे है? जी जी, हर वीकेंड पे सैटरडे एंड संडे सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे? 1 आवर का सेशन होगा सर? जी सुबह 1 आवर सर का। 9 बजे होता है? जी जी, सुबह 9 बजे। सही सर, थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर मैं सेशन कैन करने लगा मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। मेड यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू।